ये जो एहसास होता है ना कि ये मैं हूँ, मेरे विचार, ये मेरा शरीर, मेरी जिंदगी, कितना कितना स्वाभाविक लगता है ना? हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा का सच लगता है तो। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये मैं, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी दुनिया घूमती है, वो असल में बस एक भ्रम हो? करीब 2500 साल पहले बुद्धा ने यही कहा था कि कोई स्थायी स्व या आत्मा जैसी चीज नहीं है, बस अनुभवों का एक बहाव है जो लगातार बदल रहा है। और मजे की बात यह है कि आज का जो न्यूरो साइंस है वो भी कुछ ऐसी ही तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि दिमाग में कहीं कोई एक मैं बैठा हुआ कंट्रोलर नहीं मिलता। ये जो स्व का भाव है, इसे हमारा मस्तिष्क लगातार बनाता रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि हम हैं कौन? बिल्कुल। चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक तरफ है बौद्ध धर्म की अनात्मन की अवधारणा, मतलब नो सेल्फ, और दूसरी तरफ है न्यूरो साइंस की वो खोजें जो इस स्व की प्रकृति पर गहरे सवाल उठा रही हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि कैसे मतलब हजारों साल पुरानी एक फिलॉसफी और आज की एकदम मॉडर्न साइंस लगता है जैसे एक ही नतीजे पर पहुंच रही है। सही कहा। हम यही देखेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे इस स्थायी स्व के विचार को नकारता है और हमारा मस्तिष्क विज्ञान वो इसके बारे में क्या सबूत दे रहा है। ये समझ वाकई हमारे अपने अनुभव को देखने का नजरिया बदल सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के अनात्मन से। जैसा मैंने कहा, इसका मतलब है अआत्मन या बिना स्व के। बुद्ध ने विश्लेषण किया कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो असल में 5 चीजों, जिन्हें स्कंद कहते हैं, उनका एक जोड़ है। हाँ, वो पंच स्कंद। पहला है रूप, यानी हमारा ये शरीर। फिर वेदना, मतलब सुख दुख या जो न्यूट्रल सी फीलिंग्स होती हैं, वो सब। एहसास। हाँ। फिर संज्ञा, हमारी धारणाएं, पहचानने की क्षमता, जैसे ये जानना कि यह आवाज मेरी है या ये रंग लाल है, पहचानना, परसेप्शन। चौथा है संस्कार, हमारी मानसिक आदतें, इच्छाएं, रुझान जो हमें किसी खास तरह से सोचने या काम करने को प्रेरित करते हैं, हमारी टेंडेंसीज। बिल्कुल। और पांचवा है विज्ञान, मतलब चेतना या जागरूकता, वो जानने की क्षमता, कॉन्शियसनेस। सबसे अहम बात यह है कि ये पांचों शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक आदतें और चेतना, ये सब हर पल बदल रहे हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं जो स्थायी हो, जो हमेशा एक जैसा रहे। तो कोई एक सेंट्रल मालिक या कंट्रोलर नहीं है इन सब के पीछे? बुद्ध के अनुसार बिल्कुल नहीं, बस इन बदलते हुए हिस्सों का एक समूह है जिसे हम गलती से मैं समझ लेते हैं। और देखिए, यही बात भले ही अलग शब्दों में न्यूरोसाइंस भी कह रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, सालों से वैज्ञानिक मस्तिष्क को स्टडी कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, पर उन्हें कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं मिली जिसे हम कह सकें कि हाँ, यहाँ मैं रहता है या ये है इच्छाओं का सेंटर। कोई सेंट्रल कमांड नहीं। जो मिलता है वो है खरबों न्यूरॉन्स का एक बेहद जटिल नेटवर्क। ये न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं। तो जिसे हम अपनी पहचान, अपना सेल्फ समझते हैं, वो असल में क्या है? वो है यादों, भावनाओं, शरीर से मिलने वाले संकेतों और हमारे सामाजिक अनुभवों से बुनी गई एक कहानी। एक कहानी? हाँ, और ये कहानी लगातार अपडेट होती रहती है। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं अनिल सेठ, वो इसे नियंत्रित भ्रम कहते हैं, कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन। कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन? ये तो बड़ा चौंकाने वाला शब्द है। हाँ, उनका तर्क है कि हमारा मस्तिष्क भारी दुनिया और हमारे अपने शरीर के बारे में लगातार अनुमान लगाता रहता है, भविष्यवाणियां करता है, और जो हम अनुभव करते हैं वो इन भविष्यवाणियों का नतीजा है। ये एक तरह का उपयोगी भ्रम है जो हमें दुनिया में नेविगेट करने, जिंदा रहने में मदद करता है। तो मतलब ये जो हमें लगता है कि मैं बचपन से लेके आज तक वही एक इंसान हूँ, ये एहसास भी इसी कहानी का हिस्सा है? बिल्कुल। सोचिए ना, हमारे शरीर की कोशिकाएं तो लगभग सारी बदल चुकी हैं। हाँ, ये तो सच है। हमारे विचार, विश्वास, पसंद नापसंद, सब कुछ कितना बदल गया है। तो फिर ये जुड़ाव का, एक ही होने का एहसास कहाँ से आता है? ये मुख्य रूप से यादों के जुड़ने से बनता है। मनोविज्ञान में इसे नैरेटिव सेल्फ कहते हैं। नैरेटिव सेल्फ मतलब एक कथावाचक स्वयं। हाँ, एक कहानी जो हमारा मस्तिष्क बुनता है, खासकर दिमाग का अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें अहम भूमिका निभाता है। ये अतीत की यादों, वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की योजनाओं को एक साथ पिरोकर एक निरंतरता का भाव पैदा करता है। जैसे बुद्ध ने कहा था, एक दिए से दूसरा दिया जलाना। बिल्कुल वही। लॉ बदल जाती है पर प्रक्रिया जारी रहती है।
ये कोई अमर आत्मा नहीं, बल्कि एक कारण कार्य की श्रृंखला है, एक मोमेंटम है। तो ये मैं कुछ हद तक शायद एक फिल्म की तरह है। जैसे फिल्म अलग अलग फ्रेम्स से बनी होती है, लेकिन हमें एक बहती हुई लगातार चलती कहानी दिखती है। हाँ। वैसे ही हमारा स्व भी अलग अलग पलों के अनुभवों से बना है, पर हमें एक स्थायी मैं का एहसास होता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मैं का भाव इतना मजबूत होता है, हर पल महसूस होता है। लेकिन अगर मान लें कि ये एक कहानी है या एक भ्रम है, तो इस समझ का फायदा क्या है? मतलब इससे रोज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इसका बहुत गहरा व्यावहारिक महत्व है। बुद्ध ने अनात्मन की समझ को दुख से मुक्ति का रास्ता बताया था। दुख से मुक्ति कैसे? जब हम इस मैं या अहंकार से, जिसे हम बहुत कीमती मानते हैं, उससे अपना अत्यधिक जुड़ाव कम करते हैं, तो क्या होता है? ईर्ष्या, दूसरों से तुलना करने की आदत, नाकामी का डर, आलोचना का डर, यहाँ तक कि मौत का खौफ, ये सब कहीं ना कहीं इसी मैं से जुड़े हैं। हाँ, कि मेरा अपमान हुआ, मैं असफल हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो फिर किसका अपमान होगा? कौन असफल होगा? जब ये पकड़ ढीली होती है तो मन शांत होता है, करुणा बढ़ती है, दूसरों के दुख को समझने की क्षमता बढ़ती है। ये तो आजकल की साइकोलॉजिकल थेरेपीज में भी इस्तेमाल होता है शायद। हाँ बिल्कुल। जैसे एक थेरेपी है ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। उसमें एक तकनीक है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। कॉग्निटिव डिफ्यूजन वो क्या है? उसका मतलब है अपने विचारों को बस विचार की तरह देखना सीखना। ये सोचना कि मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं बेकार हूँ, बजाय इसके कि मैं बेकार हूँ। विचारों से एक दूरी बनाना, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा न मानना। अच्छा, मतलब विचारों से चिपकना नहीं। हाँ, और माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो आजकल इतना पॉपुलर है, वो भी तो यही करता है। ध्यान में हम क्या करते हैं? अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी सांसों को बस देखते हैं, बिना उनसे उलझे, बिना जजमेंट किए। और मैंने पढ़ा भी है कि जो लोग बहुत गहरा ध्यान करते हैं, उन्हें कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जागरूकता तो है, सब पता चल रहा है, पर वो मैं वाला भाव जो जागरूक है, वो जैसे पीछे हट जाता है या गायब हो जाता है। सही बात है। क्या ब्रेन स्कैनिंग में भी ऐसा कुछ दिखता है? हाँ, दिखता है। कई स्टडीज में पाया गया है कि जब लोग गहन ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो उनके मस्तिष्क का एक खास नेटवर्क, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं, वो शांत हो जाता है। DMN? हाँ, DMN आमतौर पर तब ज्यादा एक्टिव होता है जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अतीत की बातें याद कर रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। मतलब जब हमारा मन आत्म केंद्रित विचारों में उलझा होता है। ओके। तो ध्यान के दौरान इसका शांत हो जाना ये दिखाता है कि उस अवस्था में ये जो अहंकार वाली पकड़ है, ये सेल्फ का विचार है, वो ढीला पड़ जाता है। ये एक तरह से बुद्ध की हजारों साल पुरानी बात का, आप कह सकते हैं, न्यूरोसाइंटिफिक सबूत जैसा है कि स्व के विचार से परे जाना मुमकिन है। हाँ, कि निर्वाण या मुक्ति का मतलब शायद स्व के इस भ्रम का अंत है, जीवन का अंत नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शायद हम वो ठोस स्थायी चीज नहीं है जो हम अक्सर खुद को मान बैठते हैं। लगता तो यही है। हम शायद एक प्रक्रिया है, अनुभवों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह। और जैसा बुद्ध ने कहा था, शायद इस काल्पनिक स्व की गिरफ्त को थोड़ा ढीला करने से ही दुनिया थोड़ी हल्की महसूस होने लगती है। और विज्ञान भी देखिए अपने तरीके से अलग रास्ते से चलकर धीरे धीरे इसी समझ के करीब पहुंच रहा है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि अगर ये स्व इतना लचीला है, इतना परिवर्तनशील है, या महज एक कहानी है, तो इस जानकारी का, इस समझ का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे हम व्यक्तिगत स्तर पर और शायद सामाजिक स्तर पर भी तनाव, टकराव और दुख को कम करने के लिए इस समझ को काम में लगा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।